हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट EVS की हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे और इससे हम शुरू करने वाले हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज हम सॉल्व करेंगे हमारे 2014 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपके काफ़ी मात्रा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जिसने भी सारे क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे और पिछली बार भी आपने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2014 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और यहाँ पर 30 प्रश्न आपको कराएंगे और आपको इन 30 प्रश्न में से बताना है कि आपने कितने सही किए। आप कमेंट्स में कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है। और जिसने भी अभी तक की जितनी भी हमने EVS की क्लासेस डाली हैं वो नहीं देखी हैं तो एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि आपको वहाँ पर पूरा NCERT मटेरियल दिया गया है। जिसने भी वो सारी क्लासेस देखी हैं उसको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो कांसा है, जिसे हम ब्रोंज कहते हैं, दो धातुओं का मिश्रण है और ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हमें बताना था कि जो कांसा है वो किन दो धातुओं के मिश्रण से बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तांबा और जस्ता। नहीं, तांबा और जस्ता यदि पूछता है तो इससे मिलकर बना होता है हमारा पीतल। क्या, पीतल। तो याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ दिया है तांबा और टिन, इससे बना होता है आपका कांसा। क्या बना होता है, कांसा। तो याद रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। पीतल इंपॉर्टेंट है। पीतल कैसे याद रख सकते हैं तो इसकी ट्रिक बना लें आप। पिताजी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। पी से हो जाएगा पीतल, ता से तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग या दिए गए हैं। मतलब हमें बताना है कि खाना को किस किस तरीके से पकाया जाता है। तो गूंथ कर तो खाना पकता नहीं है, ठीक है। बेल कर भी खाना नहीं पकता और यहाँ दिया है भिगो कर भी खाना को नहीं पकाया जाता। तो हमें बताना है किस तरीके से पकाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंक कर, तल कर और भून कर, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आपके NCERT में दिया गया है, ठीक है। इस कारण से क्वेश्चन यहाँ से बना था, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, माउंट एवरेस्ट के बारे में हमें सही कथन बताना है। तो दिया है कि यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है वो 8900 मीटर है। तो ये गलत है, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है यह जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है, ठीक है। फिर दिया है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी 8900 मीटर लगभग में यहाँ पर दिया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ दिया है भारत का भाग है, नहीं। तिब्बत का भी भाग नहीं है। तो जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है वहाँ पर इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इसकी चोटी कितनी है तो 8900 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। जब हमने आपको वृक्ष कराए थे, रेगिस्तानी ओक था आपका, शिकारी पौधे जैसे नेपेंथीस हो गया था आपका, इसके बाद बट वृक्ष जिसे बरगद कहते हैं वो भी आपके NCERT में दिया है, खेजड़ी वृक्ष, ये सारे आपको हमने कराए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक जो है वो एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसकी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं तब तक कि वह पानी तक ना पहुँच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया में यह वृक्ष पाया जाता है, ना कि अबू धाबी। कई बच्चे अबू धाबी लगा करके आए थे, पिछली बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका। इसका करेक्ट आंसर जो हमारा सीटेट है उसने ऑस्ट्रेलिया माना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी से आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था और आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको इस पर पकड़ बनानी है कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि कोई रेलगाड़ी जो है वो गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को चलती है। कब, 5:15 पर, ठीक है। और 18 जुलाई को पहुँचती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं और कब पहुँचती है, 4:45 पर पहुँचती है, ठीक है। और दूरी दी गई है, तो हमें बताना है कि औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 16 को चलती है और 18 को पहुँचती है। तो 16 से 18 तक कितने दिन हो गए हमारे, 16 से 17 और 17 से 18, 2 दिन हो गए, ठीक है। अब यहाँ चली कब है तो 5:15 पर चली है, 5:15 पर चली एक दिन, ठीक है, 16 तारीख को। 16 के बाद 17 को 5:15 पर कितने घंटे हो जाएंगे, यहाँ पर पूरे 24 घंटे हो गए। फिर 5:15 से फिर अगले दिन के 5:15 मान के चलेंगे हम यहाँ पर, तो कितने दिन हो जाएंगे यहाँ पर हमारे, फिर से 24 घंटे हो जाएंगे। सॉरी, 24 घंटे यहाँ हुए थे और 24 यहाँ, तो कितना हो गया टोटल, 48 घंटे हो गए। लेकिन यह
हमने यहाँ 5:15 माना है, 5:15 पर ना पहुँच करके 4:45 पर पहुँची है, तो हम इसमें से 1.5 घंटे को कम कर देंगे। ठीक है, तो 1.5 घंटे को जब हम कम कर देंगे तो यहाँ हमारा कितना समय बचेगा, समय बचेगा हमारा 47.5 घंटे। ठीक है, और जब 47.5 घंटे हमारा समय आ गया तो हम इसका जो हमें क्या निकालना है, चाल, तो आसानी से निकाल सकते हैं। चाल बराबर हमारा क्या होता है सूत्र, चाल बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी गई है, 26:49 दी गई है, और समय हमारा कितना आया है, 47.5। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 55.76। तो इसका 76 आया है, मतलब 50 से ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा आपका 56। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। जिसको भी समझ में नहीं आया है एक बार बैक करके फिर से देखें इसे कि किस तरह से इसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपका मधुमक्खी पालन, जो अनीता की मधुमक्खियाँ हैं, उससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने आपको सारे कीट वर्ग जितने भी होते हैं, कौन कौन से जीव आपके समूह में रहते हैं, इसके बाद चींटियाँ कैसे रहती हैं, ठीक है, मधुमक्खी पालन भी आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पर पूछा है कि इसकी सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय होता है। और मधुमक्खियों को सबसे ज़्यादा कौन से फूल लुभाते हैं, तो लीची के फूल, जो मुजफ्फरपुर बिहार में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये 3 होती हैं, मतलब नर मधुमक्खी होती है, इसके बाद आपकी श्रमिक मधुमक्खी होती है, और एक होती है आपकी रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, श्रमिक मधुमक्खी सारा कार्य करती है, और जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो श्रमिक मधुमक्खी होती है, और जो नर मधुमक्खी होती है वो केवल प्रजनन कार्य करवाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे उचित समय कौन सा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। और मधुमक्खी पालन किस राज्य में किया जाता है, तो बिहार में। यदि बिहार का मुख्य जगह पूछता है तो मुजफ्फरपुर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खेजड़ी वृक्ष। तो आपके वृक्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ये अच्छे से करने हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो खेजड़ी वृक्ष मुख्यतया रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल। जल की अधिक आवश्यकता इसे नहीं होती, ये भी सही है। छायादार वृक्ष होता है जिसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर दिया है यह अपने तने में जल एकत्रित करता है, नहीं, जब इसको जल की कमी होती है तो जल को एकत्रित करेगा कैसे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो अब जहाँ भी आपका ऑप्शन ए, बी और सी दिया होगा वो करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, हाथियों के विषय में। जब हमने आपको जानवर कराए थे तो वहाँ पर हाथी के बारे में आपको बहुत सारे A to Z पॉइंट आपको बताए हुए थे। एक बार जानवर वाला वीडियो जो हमने बनाया था वो जरूर देखें, क्योंकि आपका सलाथ हो गया, बाघ हो गया, डॉल्फिन हो गया, ठीक है, शेर हो गया, हाथी हो गया, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर दिया है कि हाथी के विषय में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ दिया है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, नहीं। क्या भार अधिक होगा तो क्या आराम ही करते रहेंगे, नहीं, ये गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, बिल्कुल ये करेक्ट है। फिर दिया है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ती और झाड़ियाँ खा लेता है, नहीं। एक जो वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में 1 क्विंटल खाता है, कितना, 1 क्विंटल, जिसे 100 किलोग्राम हम कहेंगे, तो ये भी गलत हो गया। फिर दिया है एक हाथी जो है वो दिन में 8 से 10 घंटे, नहीं, 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हमें बताना था कि कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और हाथी झुंड में रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हाथियों का जो समूह का नेतृत्व है वो बुजुर्ग हथनी करती है, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में। तो जब हमने आपको आवास वाला वीडियो बनाया हुआ था उसमें सारे आवास आपको अच्छे से कराए थे कि कहाँ पर किस तरह के घर पाए जाते हैं और किसके घर को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है कि मैं गाँव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, हमारे घर जो है वो धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं और मजबूत बांस के खम्भों को याद रखना है। ठीक है, बांस के खम्भों पर जो घर पाए जाते हैं ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह कौन सा गांव होना चाहिए, तो जहाँ पर बांस के घर होते हैं और जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, तो ये तो हमारा असम राज्य होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेल लिपि। तो ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी बना हुआ था और रिपीट भी हुआ था, आगे भी रिपीट हो सकता है, याद रखना। पूछा गया है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और यह लिपि किस पर आधारित है, तो मतलब कितने बिंदु होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 6 बिंदु इसमें होते हैं। और जो फ्रांस के लुइस ब्रेल थे उन्होंने इस लिपि को दिया था, जो अंधे थे, ठीक है, कुछ औजार के कारण वो अंधे हो गए थे और तभी से उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है।
दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो यहाँ पूछा है काफ़ी हद तक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा उल्लू। यदि आपसे पूछता कि वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है तो मैना होता। ठीक है, तो इस तरह के थोड़े थोड़े से जो डिफरेंट होते हैं वो आपको याद रखने हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा उल्लू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं। तो टेपियोका आपको पता है ये कहाँ पर खाया जाता है, आपका केरल राज्य में। और पिछली बार क्वेश्चन पूछा था टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, कोफ्फा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। डिश वाला आपको वीडियो हमने बनाया हुआ था जिसमें हमने हर जगह की प्रसिद्ध डिश आपको कराई हुई थी, एक बार वो जरूर देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ। जब गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों की बात आती है तो हमारे दिमाग में प्रश्न मतलब उठता है कि ये क्यों मतलब इसकी सलाह दी जाती है, क्यों खाना चाहिए हमें। तो एनीमिया, क्योंकि लोह तत्व की कमी हमारे शरीर में हो जाती है और जब लोह तत्व की कमी की हमें पूर्ति करनी होती है तो डॉक्टर दवाइयाँ तो देता ही है, साथ ही साथ हमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, ये खाने की सलाह देता है। किसमें? तो एनीमिया में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी। तो ये हमने आपको जब पक्षी वाला टॉपिक कराया था वहाँ बताया था कि कौन कौन से जो जानवर हैं या पक्षी हैं जो हमसे 4 गुनी अधिक दृष्टि रखते हैं और कौन कौन से पशु पक्षी जो हैं हमसे 6 गुनी दृष्टि रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताना, 4 गुना यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। चीलबाज और गिद्ध जो हैं वो हमसे मतलब मनुष्यों से 4 गुना अधिक देख सकते हैं दूरी की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष क्या बताना है हमें। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अब मैप से आपका क्वेश्चन बनता है, हमने बताया हुआ था कि आपको मैप अच्छे से देख करके जाना है। मान के चलिए हमारा मैप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अच्छा तो ड्राइंग नहीं है, ठीक है, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ हम मान के चलेंगे हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा शिमला। ठीक है, शिमला यहाँ पर पूछा गया है और मध्य प्रदेश हमारा बीच में पड़ेगा। भोपाल की राजधानी मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो दिल्ली के सापेक्ष हमें बताना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पहले कहाँ जाना है, दिल्ली के सापेक्ष, यहाँ दिल्ली पड़ता है तो उत्तर में जाएंगे और फिर जाना है हमें दक्षिण में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में। तो बताना था कि कहाँ पर स्थित है दिल्ली के सापेक्ष। तो दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश उत्तर में पड़ेगा और मध्य प्रदेश दक्षिण में पड़ेगा, तो उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, मतलब ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो हमें बताना है, अच्छे से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यहाँ पूछा है कौन सा एक प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है, यहाँ दिया है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, ये तो होता है। फिर दिया है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन, बिल्कुल नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। आगे भी हम देख लेते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछने चाहिए, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पर निकटतम परिवेश की बात की गई है तो ये भी सही है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो कड़ा अनुशासन, हमें बच्चों को तो दंड देना ही नहीं है और यहाँ पर दंड की बात की गई है तो ये गलत हो जाएगा और यही जो गलत है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। जो आंचल है अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य देश सुधार करना है। मतलब वो प्रश्न कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। क्या अवलोकन कौशलों में सुधार करना है? नहीं। संवेगात्मक कौशलों में? नहीं, क्योंकि वो कल्पनापरक मतलब वो अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोच रही है। ठीक है, प्रश्न पूछ रही है तो ये उसका चिंतन कर रही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। बोलने संबंधी कौशल भी नहीं होगा, हमें यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन देखना था तो ऑप्शन चिंतन कौशल में उसे सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कक्षा 3 में शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। तो हमें बताना है कि वह क्या कर रही है। पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना, फिर दिया है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, फिर दिया है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों के अध्ययन को मतलब ध्यान से देखने के लिए कहना। तो हमें बताना है नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर जब वो इतनी सारी गतिविधियाँ करेगी तो ये उसकी बहुबुद्धि होगी और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन
सेकंड हो जाएगा कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा नलिनी को करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण में शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। मतलब इनमें से कौन सी एक ऐसी शिक्षण युक्ति है जो अधिक प्रभावी है शिक्षार्थियों की भागीदारी में, तो बताना है। यहाँ पर दिया है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना हो सकता है। यहाँ दिया है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन शिक्षार्थियों केवल दिखाने से कुछ नहीं होगा। फिर दिया है यहाँ पर शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद तो कहीं भी रटवाना तो है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका, फिर दिया है शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य देखना केवल देखना है, जहाँ पे वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना सबसे अधिक प्रभावी क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाएंगे, तो उनमें अधिकतर क्या होगी, उनमें भागीदारी भी बनेगी, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सामाजिक प्रक्रिया भी उनमें बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य क्या नहीं है हमें बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। तो जहाँ भी इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलते हैं कि परिभाषा देना, रटना, ठीक है, दंड देना, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं और ये हमारा कभी भी करेक्ट आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो हमें यही बताना है यहाँ पर कि पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य क्या नहीं है, तो ये तो हो सकता है। फिर दिया है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अवलोकन को दर्ज करना। फिर नेक्स्ट दिया है यहाँ पर दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना और जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो इसका करेक्ट आंसर जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। मतलब कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को चिड़ियाघर का भ्रमण करवाना है, मतलब करवा रही है कौन, शिक्षिका जो शीतल है। ठीक है, तो यह शिक्षार्थियों की किस में मदद करेगा, तो जीव जंतुओं के संरक्षण कौशलों के विकास में, दैनिक समय सारणी की चर्चा में। फिर दिया है कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। जब हम बालक के निजी जीवन से जोड़ करके कुछ कार्य करवाते हैं तो वहाँ पर बालक सबसे बेस्ट तरीके से सीखता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है कि ये सभी इसमें आ जाएं। जैसे हम वास्तविक जीवन की बात करेंगे तो वास्तविक जीवन में आपकी दैनिक समय सारणी भी आ जाएगी। ठीक है, और जंतुओं को कैसे पालतू बनाया जाता है, तो पालतू बालक अपने घर में ही तो बनाते हैं निजी जीवन में। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से हमें सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर देखना होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, उन्हें वह क्या बताना चाह रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। केवल आरेख बनाने से बच्चे पोषण के बारे में पूर्ण रूप से परिचित तो नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने से भी बालक कुछ नहीं समझ पाएंगे, मतलब समझेंगे लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं समझ पाएंगे। फिर दिया है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग, मतलब चार्ट पर भोजन के चित्र बने हुए हैं तो क्या वो दिखाने से बालक सारा कुछ समझ जाएंगे, नहीं। फिर दिया है यहाँ पर आपका क्या दिया है, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उनके बाद उनकी व्याख्या करनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। जब बालक अपने अपने टिफिन खोलकर उस पर चर्चा करेंगे, उनके तत्वों का अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। फिर दिया गया है इसके बाद में, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरण, ये क्वेश्चन आपका कितनी बार रिपीट हुआ था, तो ये प्रश्न पत्र का जो बनाने का चरणों का क्रम होता है ये आपको याद रखना है किस तरह से इसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 84 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर रूपरेखा और डिजाइन तैयार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले खाका बनाते हैं जिसे रूपरेखा डिजाइन कहते हैं। फिर इसके बाद हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि इस तरह से इतने कॉलम रखेंगे, इतनी रो रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करते हैं हम रूपरेखा डिजाइन के बाद प्रश्न लिखते हैं कि इस तरह से फर्स्ट प्रश्न हो गया, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है।
तो उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है। मतलब हरप्रीत जो है अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव दे रही है कि पर्यावरण संरक्षण हमें करना है, जैसे वन हो गए, हमारे वनों को किस तरह से बचाया जाए, तो वह अपना योगदान दे रही है संभावित तरीके से। तो सबसे बेहतर सुझाव क्या होगा यहाँ पर ये बताना है। तो दिया है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। क्या आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे, कम से कम वाहनों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलेगा। और आने जाने के लिए जो सार्वजनिक साधन होते हैं, जो सरकारी साधन होते हैं, उनका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर प्रदूषण कम रहेगा। फिर दिया कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। क्यों बचना भाई? कोई कार्य है तो करना तो पड़ेगा। इससे अच्छा है, बचने से अच्छा है कि सार्वजनिक साधनों का प्रयोग कर लें। फिर दिया है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जब हम अपने निजी वाहन ना लेकर के सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रदूषण भी कम फैलेगा और हम पर्यावरण को अच्छे तरीके से सुरक्षित भी रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, कक्षा 5 में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो हमें बच्चों में यदि जिज्ञासा जागृत करनी है तो कब जिज्ञासु प्रवृत्ति होगी बालक की? जब हम उनसे क्या करेंगे, क्या हस्तपरक अनुभव? बिल्कुल नहीं। क्या हस्तपरक गतिविधियां कराएंगे तो बालक में जिज्ञासा जागृत हो जाएगी? नहीं। यहाँ दिया है अधिक अभ्यास, लिखित कार्य? नहीं। क्या लिखने से बालक में जिज्ञासा जागृत होगी? नहीं होगी। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन? केवल इकाई परीक्षणों से भी जिज्ञासा जागृत नहीं होने वाली। यहाँ दिया है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। जब हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों में जिज्ञासा जागृत होगी। जैसे हम कह दें बच्चों से कि यदि वृक्ष ना होते तो क्या करते, तो बच्चे खुद से अपनी जिज्ञासा मतलब अपना चिंतन करेंगे। ठीक है, इस तरह से बालक सोचेंगे कि क्या होगा यदि वृक्ष ना होंगे। ठीक है, तो यही जिज्ञासी प्रवृत्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? मतलब जो पर्यावरण आकलन के संकेतक हैं उससे आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो में आपको ये सारे आकलन के संकेतक कराएंगे, किस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं। दिया है कि यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, तो हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दिया है यहाँ पर समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। नहीं। बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। नहीं। शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक? बिल्कुल, जहाँ भी कल्पना परक चिंतन परक की बात की जाती है वो ऑप्शन बेस्ट होता है आपका, क्योंकि बालक स्वयं यहाँ पर करके सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है आपका क्वेश्चन, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वहाँ पर एक पाठ में दिया गया है सर्वेक्षण और लेखन। इस भाग का उद्देश्य क्या है, क्यों ये हमें पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ दिया है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। क्या सामान्य जानकारी के लिए कोई पाठ मतलब पाठ्य पुस्तक में पाठ डाला जाता है? नहीं। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध? बिल्कुल, जहाँ भी अवसर की बात की जाए और जहाँ पर बालक स्वयं करके चीज़ों को करके सीखे देखे वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो सकता है, लेकिन हमें सारे ऑप्शन देखने हैं। यहाँ दिया है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद। क्या मदद ही करते रहेंगे, बच्चे स्वयं करके सीखेंगे तो बेस्ट होगा। फिर दिया है यहाँ पर शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, ये भी नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट है आपका वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। यहाँ पर हमें बताना है कि जो गुंजन है वो निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन कर रही है। क्यों? क्योंकि जो वृक्ष हैं उनके संरक्षण की अवधारणा वह शिक्षार्थियों को दे रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ दिया है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। क्या एक एक वृक्ष को अपनाने और उसकी देखभाल करें, प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए प्रोत्साहित करें। क्या इस तरीके से गुंजन मतलब वृक्षों की अवधारणाओं को समझा सकती है, शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सकती है क्या। फिर दिया है वन संरक्षण वाद विवाद प्रतियोगिता, ये गलत हो जाएगा। वृक्षों पर आधारित पोस्टर जो निर्माण होते हैं ये भी नहीं। यहाँ दिया है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। क्या केवल भंडारण दिखाने से मतलब सारा कुछ हो जाएगा। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और जब बच्चे स्वयं एक एक वृक्ष को लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर स्वयं अपनी आँखों से देख पाएंगे सारा कुछ। ठीक है, नहीं यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने ऊपर दी गई गतिविधियों में सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा।
सबसे कम प्रभावी हमें यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 रहेगा। मतलब यहाँ पर कटी लकड़ियों के केवल भंडारण, यहाँ भंडारण पोस्टर भी बता सकते हैं, वाद विवाद भी करवा सकते हैं, और मतलब ये हैं तो सभी सही, लेकिन हमने ये देखा नहीं था यहाँ पर बेस्ट तो आपका ऑप्शन, यदि बेस्ट पूछा जाता तो फर्स्ट ही रहता, लेकिन ये भी वाद विवाद भी करवा सकते हैं, पोस्टर निर्माण भी। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं। सबसे कम प्रभावी बताना था तो वो हमारा ऑप्शन लास्ट का रहेगा, कटी लकड़ियों के भंडारण दिखाना। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कक्षा 5 में शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करते हैं, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? मतलब अच्छे से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्या दिया है कि कक्षा 5 में शिक्षार्थी को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो क्या उसे प्रकरण को पढ़ाने के लिए यह सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था? बिल्कुल ये करेक्ट रहेगा इसका। फिर दिया है संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। संज्ञानात्मक स्तर से क्या लेना देना है? यहाँ पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, ये तो ऑप्शन नेगेटिव है। फिर दिया है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक, ये तो बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है कि यदि यह समाप्त हो जाए, इसके बाद पढ़ाना है शीला प्रकरण के बारे में, तो इसमें समझ विकसित करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। ये हुआ हमारे 2014 वाला CTET का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसके बाद हम 15 वाला करेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर भी जरूर करना। थैंक यू। और आपने कितने करेक्ट आंसर लगाए हैं 30 प्रश्नों में से, तो इसका कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक्स।